students. तो yesterday we are discussing about the financing decision. And क्या सीखा था हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में कि जो हमें फंड रेज करना होता है बिजनेस के लिए, उसके लिए हमारे पास दो सोर्स होती है, या तो हम ऑनर फंड मतलब अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस में, और अगर अपना कम है तो हम कहां से ले लेंगे, बोरोड फंड से, मतलब बाहर से पैसा ले लेंगे। तो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने के आपके पास दो ही सोर्स होते हैं, या तो अपना पैसा या बाहर से। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारी क्या हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग कि आपको जो अभी मनी इन्वेस्ट करनी है बिजनेस में वो अपनी करनी है या बाहर से बोरो करके करनी है, मतलब या मैंने अभी बिजनेस में ऑनर फंड लगाना है या बोरो फंड लगाना है। क्लियर होगी बात? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन डिसाइडिंग दैट यू शुड टेक मनी फ्रॉम दी और रेज मनी फ्रॉम दी बोरोड फंड और फ्रॉम दी ऑनर फंड। क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब अब सीधी बात है, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से ले लें। अगर ऑनर फंड सस्ता मिल रहा है तो ऑनर से, और अगर बोरोड फंड से सस्ता पड़ रहा है तो बोरोड फंड से। देखिए बिजनेसमैन वही है जो अपना फायदा देखे, और अगर ऑनर फंड में सस्ता मिल रहा है तो ऑनर से लेगा, बोरोड में सस्ता मिल रहा है तो बोरोड से लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में प्रिफर सोर्स विद द मिनिमम कॉस्ट। सेकंड पॉइंट इज रिस्क। I mean, the previous class we have discussed that the borrowed fund is more risky and the honor fund is less risky. अब इस हिसाब से अगर इवेल्युएट करेंगे तो बोरोड फंड में ज्यादा रिस्क होता है, ऑनर फंड में कम रिस्क होता है। अब इससे प्रॉब्लम आती है, हम तो ये कहेंगे फिर आप क्या कहोगे कि कौन सी सोर्स से लेना चाहिए, जो लेस रिस्की है। लेस रिस्की क्या है? ऑनर फंड। तो ऐसे तो फिर कभी कोई बोरोड फंड से लेगा ही नहीं, मनी नहीं रेज करेगा। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है इस स्पेशल फैक्टर में वो कॉस्ट को रिस्क के साथ कंपेयर करके देखता है। किसको किसके साथ कंपेयर करके देखता है? कॉस्ट को रिस्क के साथ कंपेयर करके देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि वेदर यू शुड गो फॉर द ऑनर फंड और फॉर द बोरोड फंड। जैसे कि अगर आपका बोरोड फंड रिस्की है, चलो ये तो बात ठीक है, मगर वो सस्ता पड़ रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है आपको। बोरोड फंड रिस्की है बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को? बोरोड फंड से लेना चाहिए। इवन दो इट इज रिस्की बट हमें तो सस्ते में मिल रहा है ना, कॉस्ट कम पड़ रही है उसकी, तो हमारे को प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो इस स्पेशल पॉइंट में रिस्क को हमेशा कॉस्ट के साथ कंपेयर करके पड़ता है। इन केस अगर बोरोड फंड रिस्की है मगर सस्ता मिल रहा है तो हम बोरोड फंड से ले सकते हैं, और जनरली जो रिस्क प्रेफर करा जाता है वो कौन सा करा जाता है? मॉडरेट रिस्क फैक्टर। क्लियर होगी? तो पहले पॉइंट में जहां से सस्ता मिले, दूसरे पॉइंट में जिसमें रिस्क मॉडरेट। थर्ड पॉइंट जो आता है जो आपकी हेल्प करेगा डिसाइड कि ऑनर फंड से लेना है, बोरोड फंड से लेना है, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द फर्म। आपकी जो फर्म है उसकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, मतलब कैश पड़ा है नहीं पड़ा। अगर आपके पास इनफ कैश पड़ा हुआ है, अच्छी खासी आपकी स्मूथ कंडीशन है, आपका पैसा पड़ा है, तो कौन से फंड से लेना चाहिए? बोरोड फंड से लेना चाहिए। रीजन, इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा पैसा पड़ा है तो आप बोरोड फंड से ले सकते हो। रीजन, बिकॉज कंपनी कैन इजीली पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जब आप बोरोड फंड से लेते हो तो आपको उनको जिनसे भी कर्जा लिया है रिटर्न उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, ब्याज देनी पड़ती है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे इंटरेस्ट देने के, तो अल्टीमेटली जो आपने सिक्योरिटी मॉर्टगेज करी होगी वो क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे और अपनी मनी रिकवर करेंगे। तो इससे बेटर यही है कि अगर आपके पास अच्छी खासी स्मूथ कंडीशन है तो आप बोरोड फंड से ले सकते हैं, आप इजीली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वॉल कर लेंगे। इन केस आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है, इन दैट केस अगर आप बोरोड फंड से लेते हो तो एक प्रॉब्लम आएगी। आपका पैसा है नहीं, आपने बोरोड फंड से ले लिया, अब आप इंटरेस्ट कहां से पे करोगे? इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे तो जिनसे कर्जा लिया उनके पास सिक्योरिटी रखी होगी, आपकी सिक्योरिटी कैप्चर करके उससे अपनी मनी रिकवर कर लेंगे, और अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस होगा वो सर्वाइव भी धीरे धीरे, एक कंडीशन आएगी, एक टाइम आएगा कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, जैसे कि किंगफिशर के साथ हुआ था। इसीलिए अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है तो आपको कौन सा फंड प्रेफर करना चाहिए? ऑनर। अपना पैसा लगाइए, अपने पैसे पे कंपल्शन नहीं होता है कुछ भी रिटर्न में देने का। डिविडेंड तभी दिया जाता है जब आपका प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। तो इसीलिए इन दैट केस अगर आपको पैसे नहीं है तो ऑनर फंड प्रेफर करिए। क्लियर होगी बात? तो पहले तीन क्लियर हो गए फैक्टर। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या है?
कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, ऑनर्स को शेयर होल्डर बोलते हैं। अब अगर सपोज एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि अगर कंपनी में पहले से 10 मालिक हैं, तो अगर अभी कोई भी फैसला लेना होता होगा तो कितने लोगों से पूछना पड़ता होगा? 10। इन केस अब हमें और पैसा चाहिए और पैसा हम चाहें ऑनर फंड से आए तो और मालिक बनाने पड़ेंगे। अब 10 मालिक और बना लिए, अब 10 पहले से मालिक हैं, 10 और बना लिए, अब टोटल मालिक कितने हो गए? 20। अब कोई भी फैसला लेना है तो कितने लोगों से पूछना पड़ेगा? 20। तो यही से पॉइंट है कि अगर आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल ना छीने, उनका जो कंट्रोल है वो लूज ना हो। लूज ना होने का मतलब क्या है? अभी भी वो 10 लोग फैसला लेते थे और कल को भी वो कितने लोग फैसला ले? 10 लोग फैसला ले। तो इन दैट केस वो क्या प्रेफर करेंगे? बोरोड फंड। इन दैट केस वो प्रेफर करेंगे कि हम बोरोड फंड से ले। बोरोड फंड में ऐसा क्या है कि उनका कंट्रोल लूज नहीं होगा, बिकॉज बोरोड फंड अगर आप किसी से भी कर्जा लेते हो तो दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट इन योर कंपनी। उनके पास आपकी कंपनी का वोटिंग राइट नहीं होता है। तो मतलब वो अगर आप कोई भी कल को डिसीजन लेते हो, शेयर होल्डर जो भी आप 10 हो, तो वो आपकी कंपनी के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब इंटरफेयर नहीं कर सकते तो मालिकाना अभी भी कितने लोगों का रहा? 10 लोगों का रहा, आपका कंट्रोल छीने। तो अगर आप मालिक एग्जिस्टिंग ओनर्स चाहते हैं कि उनका कंट्रोल ना छीने तो दैट केस में प्रेफर करते हैं बोरोड फंड, बिकॉज़ उनका वोटिंग राइट नहीं होता है। और इन केस दे डू नॉट माइंड लूजिंग द कंट्रोल, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, और 10 मालिक आ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से एडजस्ट करके कर लेंगे। तो इन दैट केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप किससे ले सकते हो? ऑनर फंड से ले सकते हो। ऐसा क्यों? कि ऑनर फंड के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। तो अब पहले 10 लोग की सुनी जाती थी, कितने लोग की सुनी जाएगी? 20 लोग की सुनी जाएगी। तो अगर माइंड करते हैं तो बोरोड फंड, नहीं माइंड करते तो ऑनर फंड। लास्ट इस पॉइंट में क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब आप सिक्योरिटीज इशू करते हैं, जैसे कंपनी में मनी रेज करने के लिए क्या इशू करना पड़ता है? शेयर्स। और अगर बोरोड से लेना है तो डिबेंचर इशू करते हैं। तो शेयर और डिबेंचर दोनों को इशू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खर्चा करना पड़ेगा पहले इनिशियल स्टेज पे, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे शादी जब किसी की करवाई जाती है तो शादी पे लोगों को बुलाने के लिए पहले कार्ड छपवाए जाते हैं, कार्ड बांटे जाते हैं ताकि लोग आपकी शादी पे आए, मैरिज पे आए, अटेंड करें। तो वो जो कार्ड का जो खर्चा होता है एक तरीके से वही ले लीजिए कि वही फ्लोटेशन कॉस्ट है। कंपनी जब कंपनी को मनी चाहिए तो वो शेयर डिबेंचर इशू करेगी, और शेयर डिबेंचर इशू करने के लिए उन्हें इन्विटेशन कार्ड छपवाने पड़ेंगे, जिसे बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस। तो वो जो प्रोस्पेक्टस का खर्चा आएगा, क्योंकि इतने लाखों लोगों को देने हैं वो इन्विटेशन कार्ड, अब वो जो प्रोस्पेक्टस का खर्चा आ रहा है वही हमारी क्या हो जाती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। मार्केट में आपकी शेयर डिबेंचर को फ्लोट करवाने के लिए जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन कौन से खर्चे आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर? ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ेगी, वो आपके शेयर्स को डिबेंचर बिकवा रहा है। अंडरराइटर की फीस अगर वो बिकवा रहा है। एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, जैसे मैंने कहा इन्विटेशन कार्ड का खर्चा हो गया। और लीगल एक्सपेंसेस, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होती है, सेबी से परमिशन लेनी है, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, तो उसका जो खर्चा है, ये सारे खर्चे मिला के हम क्या बोल देते हैं? इसे फ्लोटेशन कॉस्ट। अब अगर ऑनर फंड को रेज करने के लिए आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कम पड़ रही है, तो समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा? ऑनर फंड से पैसा रेज करेगा। और इन केस अगर बोरोड फंड में कॉस्ट कम पड़ रही है, ऑनर में ज्यादा पड़ रही है, तो आप क्या करोगे? बोरोड फंड से मनी रेज करोगे। तो जहां से सस्ता बना, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी, हम तो वही से लेंगे। जैसे सपोज कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर हम 1 करोड़ रुपए शेयर से इशू करते हैं तो शेयर्स को इशू करवाने का जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। और अगर ये 1 करोड़ रुपए बोरोड फंड से लेते हैं तो 50,000 का खर्चा आ रहा है। आप क्या करना चाहेंगे? बोरोड फंड से पैसे लेके आएंगे। और इन इसका रिवर्स कर दें कि बोरोड फंड में 1.5 लाख रुपए आ रहा है, ऑनर फंड 1 लाख रुपए आ रहा है, अब कहां से रेज करेंगे? ऑनर फंड से करेंगे। तो जहां से सस्ता पड़ जाए, जहां से सस्ता पड़ेगा वहीं से कर देंगे। क्लियर होगी? तो टोटल में हमने 5 पॉइंट करे। सबसे पहला था आपका कॉस्ट, जहां से सस्ता पड़ेगा वहीं से पैसा लेंगे। ऑनर फंड सस्ता, ऑनर बोरोड है बोरोड। सेकंड है आपका रिस्क बोरोड का ज्यादा होता है, ऑनर का हमेशा कम होता है। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो रिस्क फैक्टर को कॉस्ट से कंपेयर करके देखता है
और उसके बाद डिसाइड करता है कि मुझे किससे लेना है, बोरोड फंड से या ऑनर फंड से। जो आपका नेक्स्ट फैक्टर था वो था कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, स्मूथ है, पैसा बड़ा है तो बोरोड फंड से, और अगर पैसे की कमी है तो इन दैट केस ऑनर फंड से, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे इन दैट केस। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो अपना कंट्रोल ना लूज करें, इन दैट केस आपको लाना चाहिए बोरोड फंड से। और इन केस अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर जाएंगे तो इन दैट केस आप ऑनर फंड से ला सकते हो, क्योंकि उनका मोटिवेट होता है। क्लियर हो गई? इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था कि जो सिक्योरिटी इशू करते हो आप मार्केट में मनी रेज करने के लिए, उस पर जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। और जिससे सस्ती पड़ेगी हम उसी सोर्स की तरफ जाएंगे। अगर ऑनर फंड पे सस्ता पड़ रहा है तो ऑनर, बोरोड पे पड़ रहा है तो बोरोड। इतना क्लियर हो गया? जो हमारा नेक्स्ट